नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से परितोष पांडे की हत्या के बाद उत्तेजित पत्रकारों ने राजभवन के गेट पर पहले धरना दिया, फिर गेट पर लगी हुई सांकल को तोड़ दिया और उसके बाद स्वर्गीय परितोष के शव को लेकर राजभवन के भीतर घुस गए। हालांकि बाद में इन्हीं सीनियर लोगों ने, बहुत ही जो सीनियर पत्रकार थे, उन लोगों ने लिखित रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय से माफ़ी भी मांगी। लेकिन घटना बड़ी थी, राष्ट्रपति शासन था और राजभवन के भीतर इस तरह से एक शव को ले जाना भारी भीड़ के साथ सुरक्षा कारणों से भी बहुत संवेदनशील हो गया मामला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री ए.के. मित्रा साहब को जांच सौंपी गई। ए.के. मित्रा साहब उसी दिन राजभवन पहुंच गए। पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्होंने एसएसपी से ली और फिर राजभवन के भीतर कैसे लोग आए, क्या सुरक्षा प्रबंध थे, किसी ने रोकने की कोशिश की या नहीं की, क्या राजभवन की सुरक्षा में कोई कमी थी, इन तमाम सवालों के बाद सबकी जांच शुरू हुई। जितने भी सुरक्षा कर्मी थे, सुरक्षा के जो प्रभारी डिप्टी एसपी होते हैं राजभवन सुरक्षा के, उन सबको बुलाया गया और बहुत लंबी जांच स्वयं श्री ए.के. मित्रा साहब ने की। अच्छी बात ये थी कि पत्रकार की हत्या हुई थी और तमाम टीवी जर्नलिस्ट वहाँ पे थे, तमाम कैमरे थे। उन सभी को समन किया गया जिन्होंने इसको रिकॉर्ड किया था या दिखाया था, और राजभवन में ही उसके जो सभा कक्ष में ए.के. मित्रा साहब जहाँ जांच कमेटी के चेयरमैन की तरफ बैठते थे, वहीं एक पर्दे पे वो सारी वीडियो देखी गई। वीडियो में बहुत स्पष्ट था कि पुलिस ने वहाँ पर रोकने की कोशिश की, झड़प हुई और झड़प में श्रीवास्तव, जो उस समय स्वास्थ्य के रिपोर्टर थे, मनीष श्रीवास्तव, उनको चोट लगी थी एक सिपाही के राइफल की बट से, सुरक्षाकर्मी के। उसमें कम से कम पुलिस की कोई कोताही, पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कि पुलिस पैसिव होकर देखती रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस की जान बच गई। आर.के. मित्रा साहब ने जितनी वहाँ पर सुरक्षा के संबंध में, जैसे गेट की सुरक्षा, उसमें सांकल जो दो गेट के दोनों के बीच में लगाई जाती थी, एक छोटा सा ताला लग जाता था कि सिंगल आदमी ही उसमें से आ जा सके। किसी वाहन को आना हो तो वो ताला खोल के सांकल को हटा दिया जाता था। ये प्रथा कब से चल रही है, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले और ऐसा लग रहा था ये कम से कम पिछले 30-40 सालों से यही प्रथा चल रही थी। राजभवन की बाहर की दीवारें बहुत छोटी थीं, कोई भी कूद के उसके भीतर जा सकता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माननीय विधायक जी की जब हत्या हुई थी, वहाँ पर तो उनके गनर्स ही, जितने वहाँ पर सांसद और विधायक धरने में शामिल थे, उनके गनर भी उसी छोटी दीवार को फांद के भीतर भाग गए थे। इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया और उसी घटना के बाद, परितोष की इस घटना के बाद ही, जो वर्तमान में राजभवन की दीवारें बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची, उसके ऊपर भी बार्ब्ड फेंसिंग, गेट का जो स्ट्रक्चर था, गेट में जो किसी को चढ़ के कूद के उस पार जाने से रोकने के लिए जो प्रबंध होते हैं गेट में ही, वो प्रबंध, सीसीटीवी, इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था श्री ए.के. मित्रा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब की अध्यक्षता में जो वहाँ पर समिति बनी थी इस घटना की जांच के लिए, उसकी रिकमेंडेशन पर ये सारे चेंजेस किए गए। और अब जो वर्तमान में आपको जितनी ऊंची बाउंड्री, गेट का जो स्वरूप है, अब उसमें सांकल नहीं लगती है
किसी को आना जाना हो तो उसको छोटे वाली गेट से वो भीतर की तरफ जा सकता है। गाड़ियों के लिए ही उसको खोलने का उसकी एक अलग से एसओपी है। गाड़ियों के नंबर के बारे में या जिनको बुलाया गया है उनके बारे में भीतर से कंफर्म करके सिक्योरिटी के लोग कंफर्म करके तभी उसे अलाउ करते हैं। और ये प्रथा उसके बाद से आज तक चल रही है। 2002 में जब परितोष की हत्या हुई थी और ये जांच रिपोर्ट आई थी। मैंने कल आपको बताया था कि एक और बड़ी हत्या लखनऊ में हुई थी। इस हत्या का सिलसिला तो 99 में शुरू हुआ। 4 फरवरी 99 को लखनऊ जेल के जेल सुपरिटेंडेंट आर.के. तिवारी की राजभवन के सामने ही उनकी सरकारी जीप में बैठे हुए जब वो तत्समय जिलाधिकारी लखनऊ श्री सदाकांत साहब के यहाँ से मीटिंग से वापस जेल स्थित अपने आवास को जा रहे थे, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। आर.के. तिवारी का शुमार उन बहुत ही अपराइट अधिकारियों में था जो किसी के दबाव में नहीं आते थे, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे, बहुत सौम्य थे और बड़े बड़े उस समय कुख्यात अपराधी लखनऊ में जेल में बंद थे। किसी के धमकाने पर, किसी के डराने पर, किसी के कहलवाने पर, किसी के रिकमेंडेशन पे उन्होंने किसी तरह की कोई ढील कभी भी नहीं दी थी। और उस समय लोगों का ये कहना था कि जो किताबों में है, जेल मैनुअल में है, उसी के हिसाब से वो जेल चलाते थे और उसी के हिसाब से वो बातें भी करते थे। अगर कोई सिफारिश भी करता था वो उनकी ज़ुबान पे जेल मैनुअल, जेल की सुरक्षा संबंधित जो नियम कानून हैं उनकी ज़ुबान पे रटे थे। वो उनका हवाला देके ही उनसे बात करते थे कि साहब इसके तहत मैं ये कर सकता हूँ और इसके तहत मैं ये नहीं कर सकता। ये घटना बहुत गंभीर थी। हालांकि उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में जेल के तमाम अधिकारियों के मर्डर हुए। जो लोग भीतर बंद थे, अगर जेल सुपरिटेंडेंट ने, डिप्टी जेलर ने, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट ने या किसी बंदी रक्षक ने उनके कहे अनुसार काम नहीं किया या उन्हें जो सुविधाएं वहाँ भीतर चाहिए अलग से, जैसे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, अपना खाना बनाने की प्रथा, बड़े जो जेल में प्रभावशाली बंदी हैं वो चाहते हैं कि वो अपना जो जेल में बनने वाले खाने हैं उसको नहीं खाते थे, भीतर उनका अपना खाना बने। उन्हें अलग बैरक में अकेले रहने की व्यवस्था, बैरक में उनके लिए अलग से टीवी की व्यवस्था, फ्रिज की व्यवस्था, ये सब चीज़ें उस ज़माने में बड़े बड़े क्रिमिनल्स किया करते थे। लेकिन उस समय चूँकि 98 में मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ था, सबसे ज़्यादा क्रेज़ भीतर से मोबाइल का इस्तेमाल करके बाहर अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कराना था। ऐसी ही कोई बात लखनऊ जेल में भी हुई थी और 4 फरवरी को जो 4-5 दिन का पुलिस का एनुअल प्रोग्राम होता है, पुलिस वीक, पुलिस सप्ताह, उसमें प्रदेश भर के पुलिस अधिकारी पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बड़ी परेड होती है, गवर्नर परेड की सलामी लेते हैं। गवर्नर साहब उसमें ऐसे अधिकारियों को जिन्हें राष्ट्रपति के पदक मिले हैं, वीरता पदक मिले हैं, सराहनीय सेवाओं का पदक मिला है, उनका भोज राजभवन में वो कराते थे। और सारे अधिकारी, सारे बड़े अधिकारी पुलिस के, डीजीपी से लेके और नीचे तक, वो उस भोज में आमंत्रित किए जाते थे और उसमें शामिल होते थे। तमाम आईएएस अधिकारी, आईएएस आईपीएस का फेमस क्रिकेट मैच भी इसी पुलिस सप्ताह के दौरान खेला जाता है। तो इस तरह से पूरी पुलिस एक उत्सव के माहौल में होती है। चूँकि प्रदेश भर के सभी बड़े अधिकारी, हर रेंज से 1-2 ज़िलों के कप्तान, हर जोन से एक डीआईजी रेंज और सभी जोनल आईजीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सपरिवार पार्टिसिपेट करते हैं। वो पुलिस कल्याण के लिए तमाम प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा शहर उस समय पुलिस में रहता है। बाहर से पुलिस बुला के ड्यूटियाँ दी जाती हैं। राजभवन, पुलिस लाइन, एसएसपी रेजिडेंस, मुख्यमंत्री आवास,
इन सब के आसपास तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है, क्योंकि कोई न कोई कार्यक्रम पुलिस सप्ताह से संबंधित इन सब जगहों पर चलता रहता है 3 दिन के लिए। इसी तरह के एक आयोजन के बीच में पुलिस सप्ताह शुरू हो गया था। पुलिस परेड उस दिन की ख़त्म हो गई थी। शाम को राजभवन में अधिकारियों का भोज था, लेकिन ऐसे में शाम को 7 बजे हज़रतगंज से राजभवन की जाने वाली रोड पर ट्रैफिक सिग्नल के जैसे ही आगे गाड़ी बढ़ी और वहीं पर घेर कर आर के तिवारी को, हालांकि आर के तिवारी नीचे उतर आए। बदमाशों से उन्होंने पूरा 8 गोलियां लगने के बाद भी बदमाशों से पूरा मोर्चा लिया, लेकिन गोलियों के आगे बेबस आर के तिवारी की जान चली गई। विवेचना शुरू हुई। स्थानीय पुलिस ने विवेचना शुरू की। शाही साहब उस समय एसपी ट्रांसगोमती हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस टीम में शहर के सभी अच्छे सब इंस्पेक्टर शामिल किए गए और जैसा होता है अखबारों में रोज़ नई कहानियाँ छपने लगीं। उन कहानियों के बीच में जो सबसे ज़्यादा क्लिक करने वाली बात थी वो ये थी कि जेल के भीतर उस समय बाद के माननीय विधायक अभय सिंह, मुख्तार अंसारी, ये सारे लोग बंद थे और ये बताया गया कि इन लोगों को सुविधा जो वो बार बार जिद करते थे, जो सुविधा अनुमन्य नहीं थी उनको ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए बहुत बार आर के तिवारी पर दबाव दिया, लेकिन आर के तिवारी ऐसे लोगों पर सख्ती भी बहुत करते थे और आर के तिवारी का स्टाफ आर के तिवारी के साथ था। कभी भी उनके समय में सामान्य रूप से जेल में स्टाफ 2 भागों में, 2 धड़ों में बटा हुआ होता है। एक कुछ कैदियों के पक्ष में होता है, दूसरा उनके खिलाफ सख्ती करने के पक्ष में होता है। तो उनके साथ, आर के तिवारी के साथ ऐसा नहीं था और पूरा जेल स्टाफ उनके साथ था। खैर, विवेचना शुरू हुई, तरह तरह की इसमें बातें आने लगी। उस समय हम लोग एसटीएफ में थे और एसटीएफ में ही 98 में जो दिसंबर में कलकत्ता में शूट आउट हुआ था, उसी सिलसिले में हम लोग बार बार कलकत्ता जाया करते थे और उस दिन भी हम और हमारी पूरी टीम कलकत्ता में थी। लौट के आने के बाद ये काम भी, हालांकि जिला पुलिस ही कर रही थी, लेकिन ये काम भी हम लोगों को दिया गया कि इसका पता किया जाए। बहुत उसमें बहुत ढेर सारे लोग नामजद हुए, लेकिन अल्टीमेटली जो शक की सुई थी वो गई उस तरफ ही, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी की तरफ। उनके जो लोग थे वो कुछ बंद हुए और कुछ विवेचना में लापरवाही थी। तमाम तरह की बातें उसमें आती रहीं कि इनको गलत फंसाया गया, उनको सही फंसाया गया, ये गलत था, वो सही था। आप समझ सकते हैं कि उसमें बहुत ढेर सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं और ख़बरें कभी कभी प्लांट भी कराई जाती हैं और कभी कभी प्रेस के लोग भी इस हथकंडे में शामिल हो जाते हैं या किसी दबाव में ऐसा लिख देते हैं। पूरा कन्फ्यूज़न, जितना कन्फ्यूज़न इस बड़ी वारदात के पीछे हुआ था उतना शायद किसी दूसरे अपराध में नहीं हुआ था लखनऊ में। खैर, इसी बीच में 16 फरवरी 2002 को चंदन नेगी एक अपराधी था, इसकी हत्या हो गई पीएसी महानगर में, पीएसी के ठीक पीछे, और इसका नाम आर के तिवारी की हत्या में आया था, चंदन नेगी की। और ये जो उस समय क्रिमिनल्स थे, अंडरवर्ल्ड तो यहाँ नहीं ऑपरेट करता था, जो उस समय बड़े क्रिमिनल थे, उनके लिए बड़ा शॉक वेव जैसा इस्तेमाल हुआ कि ये चंदन नेगी की हत्या हो गई। चंदन नेगी की हत्या के पीछे फिर वही सब लोगों ने शुरू किया और अल्टीमेटली चंदन नेगी की हत्या के पीछे जेल से हुई कॉल या जेल से हुई साजिश का पर्दाफाश हुआ। बबलू उपाध्याय जेल में ही थे और ये बताया गया कि बबलू उपाध्याय ने आर के तिवारी के उस मर्डर केस में चंदन नेगी को पुलिस ने जब पकड़ा था तो उनका ये कहना था कि इसने कुछ गलत नाम बता दिए, कुछ सही नाम बता दिए, जबकि ये खुद था। इसी रंजिश में उसको मार दिया गया। फिर ये तलाश हुआ कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। ये लगातार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और इन किन प्रकार ऐसे लोगों की हत्या जो किसी न किसी तरह से आर के तिवारी की हत्या से जुड़े हुए थे या जिनके तार जेल से निकल रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थीं।
ये पता करते करते हम लोगों की टीम, बख्शी साहब ने अपनी एक अलग से भी टीम बनाई थी, जिसमें उस समय के उप निरीक्षक DN सिंह शामिल हुआ करते थे। और ये तय किया गया कि ये जो भी इसका पता किया जाए कि कौन आदमी है, और उसको ज़रूर अप्रहेंड किया जाए, क्योंकि घूम घूम के एक ही तरह की हत्याएँ, काफ़ी बड़ी बड़ी हत्याएँ उस समय लखनऊ के अलग अलग भाग में। मैं तो SP सिटी पूर्वी था, लेकिन देहात में, ट्रांसगोमती में, पश्चिम में, पश्चिमी भाग में लखनऊ के कई हत्याएँ उस समय हुई। हत्याएँ किसी बड़े ऑर्गेनाइज सिंडिकेट की नहीं थी। ये लोकल जो नया सिंडिकेट डेवलप हो रहा था, जेल से ऑपरेट करने वाला, उसकी हत्या थी, वो उनके द्वारा कराई गई हत्या थी। फाइनली 10-15 दिन की मेहनत के बाद हम लोगों को ये जानकारी हो गई कि बउआ तिवारी नाम का एक क्रिमिनल है, जो लगभग इन सभी हत्याओं के पीछे उसका हाथ है। बउआ तिवारी के लिए पूरी टीम लगाई गई, DN सिंह को इसी काम से लगाया गया, और 13 मार्च 2002 को बउआ तिवारी एक पुलिस मुठभेड़ में कुकरेल बंधे के पास मारा गया। तो एक पूरे चैप्टर का अंत हुआ, लेकिन जेल के भीतर से होने वाले अपराधों में कोई बाद में भी कोई कमी नहीं आ सकी। सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट किया गया, जेल प्रशासन का किया गया कि साहब, अगर जेल के भीतर मोबाइल की जो इस्तेमाल है, अगर ये नहीं रोका गया तो ये अपराध का रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना फ्रीक्वेंट इस्तेमाल हो रहा था जेल के भीतर से, जिसकी एक जांच CBI ने भी की थी, जब बबलू श्रीवास्तव ने नैनी सेंट्रल जेल के भीतर से ऑपरेट करके बड़ी बड़ी किडनैपिंग्स देश के अलग अलग भागों में करा दी। उस समय तक लखनऊ में 2 ही सेल ऑपरेटर हुआ करते थे, एक उषा फोन्स, दूसरा SR फोन्स। एक का नंबर 98380 और एक का नंबर 98390 से शुरू होता था। कंपनियों से संपर्क किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क किया गया कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि उस समय फ्रीक्वेंट रेड्स होने लगी। जब आप DM SSP औचक निरीक्षण करेंगे और जाएंगे जेल के भीतर, बरामदगी की कोशिश करेंगे, लेकिन केवल 10-15% केसेस में ही ये सफलता मिलती थी, क्योंकि DM SP भी अगर जेल में जाएंगे तो जेल मैनुअल के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ का आएगा, रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, रजिस्टर में एंट्री करने के बाद वो भीतर जाएगा, फिर वो बैरक्स में ढूंढना शुरू करेगा, कपड़ों में ढूंढना शुरू करेगा, कहीं 1-2 मोबाइल बरामद हुए नहीं हुए, किसी जेल में कोई मोबाइल की बरामदगी नहीं होती थी। तो ये तय किया गया कि हमारे जाने की सूचना कम से कम 15 मिनट 20 मिनट में ही भीतर पहुंच जाती है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट एक साथ ये सब ढूंढने के लिए वहां आ रहे हैं, और 15-20 मिनट के समय में उसको वो हटा दिया करते थे, अपने कपड़ों में छिपा देते थे, बैरक के बाहर फेंक देते थे। जो वहाँ पे बंदी रक्षक हैं उनसे उनकी कनाइवेंस हो गई थी, उनको उपलब्ध करा दिया करते थे, बाहर ले जाके वो अपने घरों में, अपने कमरों में रख लेते थे। तो इस तरह की प्रथा चली थी, और इसी का फ़ायदा उठा के बाद में जेल में एक प्रथा और चली कि जेल में सिम और सेट, ये दोनों ही कुछ बंदी रक्षक कनाइव करके किराए पर उपलब्ध कराने लगे। भीतर चार्जर की व्यवस्था नहीं थी, तो किसी को अगर चार्ज कराना है तो उसके लिए वो संबंधित अपने बैरक के बंदी रक्षक को 100 रुपये देता था, बाहर से वो कहीं से अपने घर से या ऑफिस से उसको चार्ज करा के ले आता था। सिम अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिम आपको दिया जाएगा और आप 2 घंटे बाद उस सिम को वापस कर देंगे। तरह तरह के और इन्होंने किए, जैसे कहीं कहीं जैसे मेरठ जेल में मैं स्वयं गया था उसके लिए, चेकिंग के लिए बाद के दिनों में, तो वहाँ उसके भीतर ही एक बड़ा नाला है, बहुत बड़ा नाला है, जो जेल के बीच से ही होके जाता है। ये लोग खाली बोतलों में ऊपर का हिस्सा चौड़ा करके और उसमें डाल देते थे मोबाइल फ़ोन और वाइब्रेटर पे लगा देते थे। तब ये एंड्रॉयड नहीं आए थे, तब वैसे फ़ोन थे जो क्वार्टी पैड वाले ही फ़ोन हुआ करते थे, छोटी स्क्रीन वाले, जिसमें आप वीडियो कॉल या इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही वो वाइब्रेट करता था
तो वो बोतल जो पानी में पड़ी हुई है वो हिलती थी ज़ोर ज़ोर से, और पता लग जाता था कि ये फ़ोन आ रहा है। फिर बंदी रक्षक जहाँ कहीं होते थे उसे देखते रहते थे, और वो वो बोतल उसमें से निकाल के, पानी के उस गड्ढे में से वो निकाल के उस संबंधित को उपलब्ध करा दी जाती थी और बात कर लिया। तो इस तरह की बहुत ढेर सारी माल प्रैक्टिसेस उत्तर प्रदेश, या हो सकता है बाहर भी, वहाँ की जेलों से हो रही थी, और जेल से क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच में ये फैसला किया गया कि जेलों में जैमर लगाएंगे। जैमर भी लगाए गए। नैनी से ही शुरू हुआ, चूँकि सीबीआई ने वहाँ एक बड़ा केस इन्वेस्टिगेट किया था। बड़े जेलों में लखनऊ में भी जैमर लगा। इस तरह से पहले शुरू में आगरा, इलाहाबाद, बनारस, इन सब जेलों में जहाँ से ज़्यादा गतिविधियाँ प्रकाश में आई थी, वहाँ जैमर लगाए गए। उसका भी तोड़ भाई लोगों ने निकाल लिया कि एक अमुक टाइम पीरियड में, जैसे सुबह 4 से 5 या 5 से 8, जो सप्लाई है जैमर की, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो ऑफ हो जाती थी, और उस समय वो जैमर इफेक्टिव नहीं होता था, और इसी 2 घंटे में बात करने के लिए टेलीफोन उपलब्ध करा दिए जाते थे ऐसे माफियाओं को, और धमकाने का काम, किसी बिल्डर से वसूली करने का काम, इस तरह की सारी एक्टिविटी जो जेल के भीतर से होती थी वो बदस्तूर जारी रही। एक और उसका तोड़ निकाला लोगों ने। तोड़ ये निकाला कि साहब ये जो इसका BSNL का WLL के उस समय एक टेलीफोन कनेक्शन है। WLL का कनेक्शन ये है कि आप साथ में लिए चलते हैं, और उसका उसमें तार नहीं होता है, और जो जिस तरह से आजकल कॉर्डलेस है उस तरह से आप बात कर सकते हैं। जेल की बाउंड्री के पास उस समय PCO का दौर था। PCO पे WLL के कनेक्शन ले लिए गए, और उसका जो कॉर्डलेस माइक और स्पीकर है, जो जैसे आज की तारीख में कॉर्डलेस है, वो जेल के भीतर चला गया। तो जैमर अगर चल भी रहा है तो वो इस फ्रीक्वेंसी को, चूँकि मोबाइल की फ्रीक्वेंसी अलग थी जिनको वो जाम करते थे, और लैंडलाइन की फ्रीक्वेंसी अलग थी, इसका फ़ायदा उठा के जेलों में ये फ़ोन भीतर WLL वाले फ़ोन चले गए, और पूरा दिन भर ऑपरेट होते थे। फिर STF की तरफ से ये बताया गया कि जिन जिन लोगों के पास धमकी या वसूली के लिए फ़ोन जेल से आ रहे हैं वो टाइमिंग बताएंगे। अलग अलग ज़िलों से ये टाइमिंग कलेक्ट की गई, और ये पता लग गया कि किस समय में वहाँ पर इन लोगों ने फ़ोन किया। नेचुरली उस समय वहाँ पर जैमर नहीं चल रहा था। तब WLL वाली जानकारी आई, तभी ये जानकारी आई कि उस समय के लिए वहाँ पर पावर की सप्लाई ऑफ कर दी जाती है। तो इस तरह से ये जेलों में जैमर लगाने के बाद भी ये दिक्कत होती रही। बाद में ढेर सारे और ऑपरेटर्स आ गए। इन दोनों मोबाइल फ़ोन्स का जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हो गई, अपग्रेडेशन हो गया। जैसे जैसे नए मोबाइल आते गए, जैसे वोडाफ़ोन आया बाद में, जैसे आइडिया और एयरटेल आए, तो जो हमारे पास लगे हुए थे जैमर्स, वो सिर्फ उषा और SR के लिए लगे हुए, 2 ही फ्रीक्वेंसी जाम करते थे। फिर अचानक जेलों में इसके अलावा जो दूसरे मोबाइल फ़ोन आए थे उनके सिम चले गए। बहुत लंबे समय के बाद, बड़े जद्दोजहद के बाद, लगभग 10 साल लग गए इस काम में, जब मल्टी फ्रीक्वेंसी जैमर्स ख़रीदे गए और लगाए गए, और उनके ऑफ़ और ऑन होने के समय, ये समय कि वहाँ कब बिजली की सप्लाई चली गई थी, उसका जो बैकअप है वो इस्तेमाल किया गया कि किसी भी 1 मिनट के लिए भी बिजली की सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगी। तब जाके जेलों से मोबाइल के यूज़ में कमी आई। बंद देखिए आज भी नहीं हो पाया। कोई न कोई तरीका निकाल के जेलों से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, लेकिन बहुत कमी आ गई। जो पहले बहुत, जिसको कहते हैं कि खुलेआम वहाँ से फ़ोन का इस्तेमाल करके धमकाने की बात थी, वो अब जाके उसमें बहुत कमी आई है। और एक जो संगठित गिरोह जेलों के भीतर से आराम से जेल में रह के अपना सारा काम कर रहा था, उसमें थोड़ा उसमें कमी आई है, और उस पर बहुत अंकुश लगाने में हम लोग सफल हो पाए हैं। तो ये एक और मैंने आपको बताया किस तरह से जेलों के भीतर से ही, जेल के भीतर रहने वालों ने एक बड़ी हत्या को अंजाम दिया था लखनऊ जैसे शहर में, वो भी उस दिन जिस दिन पूरे प्रदेश की पुलिस की उपस्थिति
अकेले पुलिस सप्ताह आयोजन के कारण लखनऊ में थी। पौवा तिवारी के एनकाउंटर के बाद फिर इस तरह की हत्याएं लखनऊ में कम हुई, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ बंद नहीं हुई। इंडिविजुअल जो क्राइम की घटनाएं हैं वो तब भी होती रहीं, उसके बाद भी होती रहीं। आज बस इतना ही। बाकी कुछ और घटनाओं के बारे में लखनऊ में मेरी तैनाती के दरमियान एज एसपी सिटी कुछ और घटनाएं देखिए बहुत हैं। घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई अंतहीन सिलसिला है। लेकिन अगर इस तरह से घटनाओं का जिक्र करूँगा तो फिर इसमें फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। इसके बाद में जहाँ जहाँ और ट्रांसफ़र हुआ उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं, लखनऊ की एक आध और मैं बताऊंगा, उसके अलावा जहाँ जहाँ रहा उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं, अपनी हर पोस्टिंग की कम से कम एक घटना के बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद पुनः मैं दूसरी बार जब पदस्थापित हुआ एसटीएफ में तो ज़रूर कुछ बड़ी घटनाएं हुई, कुछ बहुत सनसनीखेज घटनाएं हुई, कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई, उनके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।